हाल ही में मैं रेडिट पर कुछ पढ़ रही थी और एक बातचीत ने मेरा ध्यान खींच लिया। अच्छा। हाँ, लोग इस बात पर हैरान थे कि डेटिंग की दुनिया में कद, मतलब स्पेशली लड़कों का कद, कितना ज्यादा मैटर करता है। ये तो बहुत कॉमन टॉपिक है। बहुत ज्यादा। एक यूजर ने तो लिखा कि लड़कियों के लिए लड़कों का कद उतना ही जरूरी है जितना लड़कों के लिए लड़की का चेहरा। ओह, ये तो काफी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है ना? और एक ने मजाक में कहा कि अगर आप 6 फुट 1 इंच के हो तो समझो आधी लड़ाई तो वहीं जीत ली। तो ये बातें मजाक किया है, लेकिन ये आज के हमारे टॉपिक की नींव रखती हैं। हम कद को लेकर इतने जुनूनी क्यों हैं? हाँ, ये सिर्फ पर्सनल चॉइस का मामला नहीं है। इसके पीछे गहरे मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और यहाँ तक कि विकासवादी कारण भी हैं। बिल्कुल। तो आज हमारे पास जो स्रोत हैं उनमें साइकोलॉजी जर्नल्स के कई रिसर्च पेपर्स हैं, एक एकेडमिक थीसिस है और एक एक्सपेरिमेंटल स्टडी भी है। ये सब मिलकर पड़ताल करते हैं कि कद हमारी जिंदगी पर कैसे असर डालता है। मतलब हमारे आत्मसम्मान से लेकर रिश्तों और करियर तक। हाँ, सब कुछ। तो आज की हमारी खोज का मिशन यही समझना है कि कद को लेकर ये बेचैनी आती कहाँ से है, ये मर्दों और औरतों पर अलग अलग कैसे असर डालती है और समाज में इसके नतीजे क्या होते हैं। और ये जो रेडिट वाली बात है वो बिल्कुल सही है। ये जुनून हर जगह दिखता है। कद सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये समाज में एक बहुत बहुत पावरफुल सिग्नल है। सही। इसे समझने के लिए एक शब्द है, कद को लेकर असंतोष या हाइट डिसैटिस्फैक्शन। इसका क्या मतलब है? मतलब सीधा सा है कि कोई इंसान अपनी ऊंचाई को लेकर खुश नहीं है। उसे लगता है कि वो या तो बहुत छोटा है या शायद कुछ मामलों में बहुत लंबा। लेकिन बॉडी इमेज से जुड़ी तो और भी चिंताएं होती हैं, जैसे वजन या मसल्स। तो कद में ऐसा क्या खास है? यही तो सबसे जरूरी बात है। वजन कम ज्यादा किया जा सकता है, जिम जाकर मसल्स बन सकती हैं। पर कद एक ऐसी चीज है जिसे आप बदल नहीं सकते, कम से कम बिना किसी बहुत खतरनाक और महंगे मेडिकल ऑपरेशन के तो बिल्कुल नहीं। और इसी वजह से ये बॉडी इमेज से जुड़ी एक ऐसी चिंता है जो बिल्कुल अलग है और जिस पर हम अक्सर ध्यान नहीं देते। तो ठीक है, चलिए इस गुत्थी को सुलझाते हैं। सबसे पहला सवाल तो यही है कि हमारा कद तय कैसे होता है? कितना जेनेटिक्स पर निर्भर है और कितना हमारे माहौल पर? हमारे स्रोतों में PLOS मेंटल हेल्थ की एक बड़ी समीक्षा है और वो बताती है कि कद में लगभग 80% भूमिका तो हमारे जीन्स की ही होती है। 80%? हाँ, मतलब आपके माता पिता का कद क्या है, इससे काफी हद तक तय हो जाता है कि आपका कद क्या होगा। तो 80% तो पहले से ही तय है। लेकिन मैंने ये भी पढ़ा है कि पिछली 1-1.5 सदी में दुनिया भर में लोगों का औसत कद बढ़ा है। अगर 80% जीन्स से ही आता है तो ये कैसे हुआ? बहुत बढ़िया सवाल है। वो जो बचा हुआ 20% है ना, वो हमारे माहौल से आता है। पिछले 150 सालों में बेहतर खाना, अच्छी हेल्थ केयर, साफ सफाई, सामाजिक बराबरी, हाँ, ये सब चीजें बढ़ी हैं। इन सब का असर हमारी ग्रोथ पर पड़ा है। यही वजह है कि आज की पीढ़ी अपने दादा परदादाओं से औसतन लंबी है। लेकिन इससे एक मनोवैज्ञानिक उलझन भी पैदा होती है। वो क्या? वो ये कि जब समाज में हर कोई लंबा हो रहा है तो जो लोग प्राकृतिक रूप से छोटे कद के हैं वो और भी ज्यादा छोटा महसूस करने लगते हैं। अच्छा। रिसर्च साफ साफ दिखाती है कि किसी के कद और उसके असंतोष में एक उल्टा रिश्ता है। मतलब आमतौर पर जितना छोटा कद होता है उतनी ही ज्यादा नाखुशी होती है। यहाँ से बात और भी दिलचस्प हो जाती है। क्या ये असंतोष पुरुषों और महिलाओं में एक जैसा होता है या इसमें कोई फर्क है? मुझे लगता है कि पुरुषों पर लंबा होने का दबाव ज्यादा होता है। फिल्मों में, कहानियों में, हर जगह लंबा, चौड़ा और हैंडसम हीरो का एक खाका बना हुआ है। लंबे कद को हमेशा से ताकत, दबदबे और आकर्षण से जोड़ा गया है। बिल्कुल सही। पुरुषों के लिए मामला काफी सीधा है। उनका असंतोष एक ही दिशा में जाता है। वे हमेशा और लंबा होना चाहते हैं। शायद ही कोई ऐसा मर्द मिलेगा जो छोटा होना चाहता हो। सही। लेकिन महिलाओं के लिए स्थिति हमेशा से थोड़ी ज्यादा पेचीदा रही है। पेचीदा कैसे? परंपरागत रूप से स्त्रैण या फेमिनिन होने की पहचान छोटे और नाजुक कद से जुड़ी थी। हाँ, ये तो मैंने भी सुना है। इसका एक हैरान करने वाला उदाहरण हमारे स्रोतों में मिलता है। कुछ दशक पहले तक अमेरिका में डॉक्टर उन जवान लड़कियों को हार्मोनल ट्रीटमेंट देते थे जो बहुत ज्यादा लंबी हो रही थी। क्या? हाँ, ताकि उनकी ग्रोथ को रोका जा सके। समाज को डर था कि वो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएंगी। एक मिनट, मतलब डॉक्टर मानते थे कि ज्यादा लंबा होना एक तरह की मेडिकल समस्या है जिसे ठीक करने की जरूरत है? ये तो अविश्वसनीय है। उस समय की सोच यही थी, लेकिन आज के मॉडर्न रिसर्च इस पुरानी धारणा को पूरी तरह से पलट देते हैं। कैसे? आज अगर आप उन महिलाओं से पूछें जो अपने कद से नाखुश हैं,
तो उनमें से ज्यादातर छोटा नहीं बल्कि लंबा होना चाहती हैं। अच्छा। हाँ, जैसे पर्किंस और हेस की एक स्टडी में पाया गया कि जिन 61% महिलाओं को अपने कद से शिकायत थी, उनमें से 45% असल में और लंबा होना चाहती थी। और छोटा कितनी होना चाहती थी? बहुत कम। इसी तरह टेलबेट और मेलबर्ग की एक और स्टडी में 33% महिलाएं लंबा होना चाहती थीं, जबकि सिर्फ 16% छोटा। तो मतलब महिलाओं के लिए मामला थोड़ा उलझा हुआ है। वो लंबा तो होना चाहती हैं, लेकिन शायद एक हद तक ही, बहुत ज्यादा लंबा नहीं। एक तरह का स्वीट स्पॉट है। बिल्कुल, हम कह सकते हैं कि उनका असंतोष द्विदिशीय या दोनों तरफा हो सकता है। वो बहुत छोटा भी नहीं होना चाहती और शायद बहुत ज्यादा लंबा भी, लेकिन झुकाव साफ तौर पर लंबा होने की तरफ ही है। तो अगर पुरुषों के लिए लंबा होना इतना जरूरी है और महिलाएं भी लंबा होना चाहती हैं, तो इसका सबसे ज्यादा असर तो डेटिंग की दुनिया में ही दिखता होगा, है ना? हाँ, बिल्कुल। यहीं पर वो पुरुष लंबा वाला नियम, जिसे मेल टॉलर नॉर्म कहते हैं, सामने आता है। और ये नियम जितना हम सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा ताकतवर है। साल्स्का और फ्रेडरिक की स्टडी का एक आंकड़ा तो मतलब चौंकाने वाला है। क्या आंकड़ा है? उन्होंने पाया कि केवल 4% विषम लैंगिक महिलाएं ऐसे रिश्ते के लिए तैयार होंगी जिसमें वे अपने पुरुष पार्टनर से लंबी हों। सिर्फ 4%? 4। ये तो बहुत ही कम है। ये उस रेडिट वाली बात से बिल्कुल मेल खाता है, जहां एक यूजर ने कहा था कि ज्यादातर लड़कियों के लिए लंबा होने का मतलब बस इतना होता है कि वो मुझसे लंबा हो। एग्जैक्टली। और गर्ट स्टल्प और उनके सहयोगियों की एक स्टडी इस बात को और भी गहराई से समझाती है। उन्होंने पाया कि महिलाएं अपने पार्टनर के कद को लेकर पुरुषों के मुकाबले कहीं ज्यादा सिलेक्टिव होती हैं, और वे सिर्फ ये नहीं चाहती कि पुरुष उनसे लंबा हो, बल्कि वे कद में एक अच्छा खासा अंतर भी पसंद करती हैं। अच्छा, तो क्या कोई आदर्श अंतर भी है? हाँ, स्टडी के अनुसार रिश्ते में सेटिस्फैक्शन के लिए सबसे अच्छा अंतर ये पाया गया, महिलाओं के लिए उनका पार्टनर उनसे 21 सेंटीमीटर यानी लगभग 8 इंच लंबा। हाँ, 8 इंच। जबकि पुरुषों के लिए उनके पार्टनर उनसे 8 सेंटीमीटर यानी लगभग 3 इंच छोटी हो। इससे साफ पता चलता है कि ये पुरुष लंबा वाला नियम असल में महिलाओं की पसंद से ज्यादा चलता है। लेकिन ऐसा क्यों है? इसके पीछे क्या कोई गहरी वजह है? आज के जमाने में ये पसंद सिर्फ एक पुरानी आदत बनकर नहीं रह गई है। ये एक बहुत अच्छा सवाल है। इसका जवाब हमें इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी में मिलता है। हजारों सालों तक लंबा कद, अच्छे जीन, बेहतर स्वास्थ्य, रिसोर्स जुटाने की क्षमता और परिवार को सुरक्षा देने की काबिलियत, हाँ, इन सब का एक सीधा संकेत माना जाता था। ये सारी चीजें एक अच्छे पार्टनर में दिखी जाती थी। आज भले ही हमें शेर से न लड़ना पड़े, लेकिन वो हजारों साल पुरानी दिमागी प्रोग्रामिंग आज भी हमारी पसंद को अनजाने में प्रभावित करती है। तो इसका मतलब ये है कि ये पसंद सिर्फ डेटिंग तक ही सीमित नहीं होगी। अगर लंबे पुरुषों को ज्यादा सक्षम माना जाता है, तो इसका असर उनके काम और करियर पर भी पड़ता होगा। बिल्कुल। और यहाँ जो आंकड़े हैं वो हैरान करने वाले हैं। जज और केबल की एक बहुत प्रसिद्ध स्टडी है। हाँ। उसके मुताबिक एक 182 सेंटीमीटर यानी लगभग 6 फुट का व्यक्ति अपने 30 साल के करियर में एक 165 सेंटीमीटर मतलब लगभग 5 फुट 5 इंच के व्यक्ति की तुलना में औसतन लगभग $1,66,000 अमेरिकी डॉलर ज्यादा कमा सकता है। $1,66,000 सिर्फ कद की वजह से? ये तो बहुत बड़ा अंतर है। ये होता कैसे है? क्या उन्हें प्रमोशन जल्दी मिलते हैं? उन्होंने लोगों को कुछ तस्वीरें दिखाईं और उनसे पूछा कि इनमें से कौन बेहतर लीडर लगता है। चालाकी ये थी कि उन्होंने तस्वीरों में लोगों के कद को डिजिटल तरीके से छोटा बड़ा कर दिया था। और नतीजा क्या निकला? क्या लोगों ने लंबे लोगों को ही चुना? हाँ, चाहे पुरुष हो या महिला, जिन तस्वीरों में उन्हें लंबा दिखाया गया था उन्हें बेहतर लीडर माना गया। लेकिन यहाँ एक बहुत ही सूक्ष्म और जरूरी अंतर सामने आया। कैसा अंतर? जब रिसर्चर्स ने ये जानने की कोशिश की कि ऐसा क्यों होता है, मतलब वो कौन से गुण हैं जो हम लंबे कद से जोड़ते हैं, उनको लगा कि वे ज्यादा प्रभावशाली हैं, ज्यादा स्वस्थ हैं और ज्यादा बुद्धिमान हैं। मतलब एक पूरा पैकेज। हाँ। लेकिन महिलाओं के मामले में लंबी महिलाओं को बेहतर लीडर सिर्फ एक वजह से माना गया, क्योंकि लोगों को लगा कि वे ज्यादा बुद्धिमान हैं। एक मिनट, क्या मतलब उनके प्रभुत्व या स्वास्थ्य का कोई असर नहीं था? कोई असर नहीं था। तो पुरुषों के लिए लंबा होना ताकत, स्वास्थ्य और बुद्धि तीनों का संकेत है, लेकिन महिलाओं के लिए ये सिर्फ बुद्धि का संकेत है। ये तो बहुत ही अजीब और दिलचस्प अंतर है। बिल्कुल। यह हमारे समाज में लीडरशिप को लेकर जो गहरी लैंगिक धारणाएं हैं
उन्हें भी उजागर करता है। हमने सामाजिक और पेशेवर प्रभावों की बात की, लेकिन इसका एक व्यक्ति पर, उसके मन पर क्या असर होता है? लगातार ये महसूस करना कि आप काफी लंबे नहीं हैं, इसका मनोवैज्ञानिक असर तो बहुत गहरा होता होगा। बहुत गहरा। स्रोतों में इस बात के काफी सबूत हैं कि कद को लेकर असंतोष सीधे तौर पर कम आत्मसम्मान, जीवन की खराब गुणवत्ता, चिंता और यहाँ तक कि डिप्रेशन से भी जुड़ा हुआ है। एक स्टडी में तो ये भी पाया गया है कि जिन टीनेजर्स को अपने कद से शिकायत थी, उनमें अकेलेपन का स्तर भी ज्यादा था। शायद सोशल एंजाइटी की वजह से। हाँ, क्योंकि वे सामाजिक रूप से घुलने मिलने में घबराते थे। ये भी दिलचस्प है कि पुरुष शायद इस कमी की भरपाई करने के लिए शरीर के दूसरे पहलुओं पर ज्यादा ध्यान देने लगते होंगे, जैसे मसल्स बनाना। सही पकड़ा आपने। कई पुरुष अपनी ऊंचाई की कमी को एक मस्कुलर शरीर बनाकर पूरा करने की कोशिश करते हैं। इससे एक और तरह की बॉडी इमेज से जुड़ी समस्या पैदा हो सकती है, मसल डिस्मोर्फिया। हाँ, जहां व्यक्ति को हमेशा लगता है कि वो काफी मस्कुलर नहीं है, तो एक असंतोष दूसरे को जन्म दे सकता है। इन सब बातों को सुनकर लगता है कि कद को लेकर हमारी पसंद बहुत गहरी और शायद बहुत पुरानी है। क्या ये हमेशा से ऐसी ही रही है? इस सवाल का जवाब हमें इतिहास में मिलता है और ये बहुत आकर्षक है। क्विंटन जे मार्क की एक थीसिस है जो 19वीं सदी में यूरोप की आबादी के कद में हुई तेज बढ़ोतरी की पड़ताल करती है। अच्छा। सदियों तक औसत कद लगभग एक जैसा रहा और फिर अचानक 1800 के बाद तेजी से बढ़ने लगा। हाँ, और इसकी आम वजह तो यही बताई जाती है कि लोगों को बेहतर खाना और साफ सफाई मिलने लगी थी। सही, ये पारंपरिक व्याख्या है और ये काफी हद तक सही भी है, लेकिन मार्क बताते हैं कि ये पूरी कहानी नहीं है। तो फिर पूरी कहानी क्या है? उदाहरण के लिए पुर्तगाल जैसे देशों में लोगों का कद बढ़ना तब शुरू हो गया था जब वहां पब्लिक हेल्थ में कोई बड़ा सुधार हुआ ही नहीं था, तो कुछ और भी था जो हो रहा था। तो फिर वो दूसरी वजह क्या हो सकती है? मार्क एक बिल्कुल अलग सिद्धांत पेश करते हैं, यौन चयन यानी सेक्सुअल सिलेक्शन। ओके, उनका तर्क ये है कि 19वीं सदी में यूरोप में सामाजिक बदलाव आ रहे थे। महिलाओं को पहले से ज्यादा आजादी मिल रही थी, जिसमें अपना जीवन साथी चुनने की आजादी भी शामिल थी। जैसे स्वीडन में 1872 में तयशुदा विवाहों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। तो आप कह रहे हैं कि जैसे ही महिलाओं को अपनी पसंद का मौका मिला, उन्होंने लंबे पुरुषों को चुनना शुरू कर दिया। हाँ, और इससे पूरी आबादी की जेनेटिक्स पर असर पड़ गया। गजब। ठीक यही उनका तर्क है। जब महिलाएं लगातार लंबे पार्टनर चुनने लगीं, तो लंबे पुरुषों को अगली पीढ़ी में अपने जीन भेजने के ज्यादा मौके मिले। इसने लंबे पुरुषों के पक्ष में एक तरह का चयनात्मक दबाव बनाया, जिससे धीरे धीरे पूरी आबादी का औसत कद ही बढ़ गया। तो ये सिर्फ बेहतर पोषण की कहानी नहीं थी, ये संस्कृति, आजादी और पसंद की ताकत की भी कहानी थी। बिल्कुल। वाह। तो कुल मिलाकर हमने देखा कि कद सिर्फ फीट और इंच का खेल नहीं है। यह हमारी सोच, हमारे रिश्ते, हमारा करियर और यहाँ तक कि मानव आबादी के विकास की दिशा को भी तय करता है। हमने देखा कि पुरुष लंबा वाला नियम कितना गहरा है और ये असल में महिलाओं की पसंद से ज्यादा चलता है, और ये भी कि दफ्तर में लंबे लोगों को एक अनकहा फायदा मिलता है, लेकिन पुरुषों और महिलाओं के लिए उसकी वजहें अलग अलग हैं। और इन सभी धारणाओं को बनाने और मजबूत करने में समाज और मीडिया की बहुत बड़ी भूमिका है। शोध में एक ट्राइपार्टाइट इन्फ्लुएंस मॉडल का जिक्र आता है। ये क्या है? सुनने में भारी भरकम लगता है, पर इसका मतलब सीधा सा है कि हम शारीरिक आदर्शों के बारे में 3 जगहों से सीखते हैं। हमारे माता पिता, हमारे दोस्त और मीडिया, ये तीनों मिलकर हमें बताते हैं कि कैसा दिखना अच्छा है, और इसमें कद भी शामिल है। तो अब आगे क्या? क्या ये धारणाएं हमेशा ऐसी ही रहेंगी? यहीं पर मैं श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ना चाहूंगा। जिन रिसर्च पेपर्स की हमने आज बात की, उनमें से ज्यादातर 1 दशक या उससे भी ज्यादा पुराने हैं। सही। आज हम एक अलग दुनिया में रहते हैं। डिजिटल मीडिया, बदलते हुए जेंडर रोल्स और हर तरह के शरीर को स्वीकार करने की बढ़ती आवाजों की दुनिया। तो सवाल ये है कि क्या कद को लेकर ये सदियों पुरानी धारणाएं आज भी उतनी ही मजबूत हैं? क्या इंस्टाग्राम और टिकटॉक जैसे प्लेटफॉर्म्स इन आदर्शों को और भी ज्यादा बढ़ा रहे हैं, या फिर बॉडी पॉजिटिविटी जैसे आंदोलन इन्हें चुनौती देने के लिए नए रास्ते खोल रहे हैं? कद को लेकर हमारी सोच का भविष्य क्या होगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद आने वाली पीढ़ी ही देगी।